Hi everyone, and the next thing that we are going to learn about is feature engineering. फीचर इंजीनियरिंग को बहुत सिंपल भाषा में समझें तो अब हमारे जो फीचर्स हैं, हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, उनके साथ हम खेलना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हमने अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास जो हमारी आर स्क्वायर्ड वैल्यू आ रही है दैट इज 0.781। अगर लेट्स सपोज हमें अपने मॉडल को और आगे इंप्रूव करना है तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जिसमें से फीचर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। इसके अंदर वी ट्रांसफॉर्म, क्रिएट एंड सिलेक्ट इनपुट वेरिएबल्स टू मेक आवर मॉडल परफॉर्म बेटर। बेसिकली हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, हमारे जो फीचर्स हैं, हम चाहें तो उनमें से कुछ अननेसेसरी फीचर्स को डिलीट कर सकते हैं, कुछ नए फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स को हम मैनिपुलेट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। अब फीचर इंजीनियरिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक पॉपुलर तरीका है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने जो स्मोकर स्टेटस के लिए येस नो की जगह 1-0 को यूज किया था, या जो हमने फीमेल मेल के लिए 1-0 को यूज किया था, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एनकोडिंग आवर डेटा। अब ये तो हो गई नॉर्मल एनकोडिंग, जिसको हमने मैप के थ्रू किया था। मैप के थ्रू हमने क्या किया था, अगर किसी भी स्मोकर के लिए हमारे पास येस वैल्यू है तो उसको हमने मैप कर दिया विद 1, एंड नो वैल्यू है तो उसको हमने मैप कर दिया विद 0। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल मैपिंग से हमने एनकोडिंग कर दी। इसके साथ में हमारे पास एक और काफ़ी पॉपुलर तरीका होता है एनकोडिंग का, जिसको हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग में किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, हमारे पास उतने कॉलम्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकर में येस एंड नो के लिए 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज मतलब कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास स्मोकर स्टेटस के लिए 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, येस एंड नो। अब अगर हम वन हॉट एनकोडिंग करते तो अभी के लिए तो क्या हुआ, हमारी स्मोकर स्टेटस के लिए एक सिंगल कॉलम है जिसमें 1 and 0 वैल्यूज हैं। अगर हम वन हॉट एनकोडिंग करते तो उस केस में क्या होता, हमारे लिए 2 कॉलम्स बन जाते। एक कॉलम हो जाता स्मोकिंग येस का, एंड एक कॉलम हो जाता है हमारे पास स्मोकिंग नो का। अब जहां पर भी स्मोकिंग के लिए वैल्यू येस है वहां 1 आ जाएगा, जहां नहीं है वहां 0 आ जाएगा, एंड इसी का ऑपोजिट हमारे दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 डिफरेंट कॉलम्स को क्रिएट कर लेते हैं जो 2 डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा स्टोर करा लेते हैं। सो दिस इज वन हॉट एनकोडिंग, एंड इसको हम अपने डेटा के लिए, अपने रीजन के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने डेटा पर वापस जाएं तो डेटा के अंदर रीजन वैल्यूज हमारे पास हैं, जहां पर 4 पॉसिबल कैटेगरीज हैं रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, इन चारों कैटेगरीज के लिए इंडिविजुअल कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, विद वन हॉट एनकोडिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट 4 कॉलम्स। एक हो जाएगा हमारा रीजन नॉर्थ ईस्ट, एक हो जाएगा हमारा रीजन नॉर्थ वेस्ट, एक हो जाएगा हमारा अलग कॉलम रीजन साउथ ईस्ट, एंड एक हो सकता है रीजन साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से चारों कॉलम्स की हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी टेबल के अंदर, एंड इसके लिए हमारे पास एक पैंडास का फंक्शन होता है। तो अभी के लिए लीनियर रिग्रेशन में हमारी लास्ट जो वैल्यू आई थी आर स्क्वायर्ड वैल्यू, दैट वाज 0.781, विच इज़ कंसिडरेबली गुड वैल्यू, क्योंकि अभी तक हमने कोई खास ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। फीचर इंजीनियरिंग अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए कोई खास हमने फीचर इंजीनियरिंग या कोई बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ किया है, एंड उस हिसाब से 0.781 इज गुड आर स्क्वायर्ड वैल्यू। एडजस्टेड आर स्क्वायर भी उसके पास में है। वैसे जनरली एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम ट्रेनिंग डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं, नॉट फॉर टेस्टिंग डेटा, पर यहाँ पर इन दोनों का हमने कंपेरिजन कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीचर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर भी हम वन हॉट एनकोडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब वन हॉट एनकोडिंग करने के लिए लेट्स कॉपी दिस एंटायर कोड। अपना ये जो x एंड y का डेटा है इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब यहाँ पर हम रीजन के लिए करना चाहते हैं, तो एक तो हम रीजन को ड्रॉप नहीं करेंगे, पहले एक बार अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। लेट्स लुक एट x.head, या इनफैक्ट लेट्स लुक एट द इंश्योरेंस डेटा डॉट हेड। इंश्योरेंस डेटा भी ऐसा दिखता है। पहले इसके अंदर हम रीजन वैल्यूज को ड्रॉप कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अब ड्रॉप करेंगे सिर्फ हम अपने चार्जेस को। वाई एक्सिस के अंदर हमारी चार्जेस आ जाएंगे, एंड अब रीजन के लिए वन हॉट एनकोडिंग करने के लिए व्हाट कैन वी डू, आई कैन डू pd.dummies। pd.dummies नाम का हमारा एक फंक्शन होता है pandas.dummies, जिसके अंदर हम अपना डेटा पास करेंगे विच इज दिस डेटा, एंड इसके अंदर हम बताते हैं कि कौन से कॉलम पर हम अपनी एनकोडिंग करना चाहते हैं। हम बेसिकली रीजन के लिए एनकोडिंग करना चाहते हैं, एंड देयर इज वन मोर वेरिएबल दैट वी पास विच इज ड्रॉप फर्स्ट। ड्रॉप फर्स्ट को हम पास कर देंगे अभी के लिए एज फॉल्स। ये ड्रॉप फर्स्ट क्या है अभी हमें समझ में आएगा, बट दिस इज बेसिकली हाउ वी एनकोड आर डेटा इनटू 4 डिफरेंट कॉलम्स, एंड यहाँ पर इसे असाइन कर देते हैं x वैल्यू, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। दिस विल बी गेट
डमीज। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई एंड अब हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर हमारी एज वैल्यू वैसे की वैसी है, चिल्ड्रन वैल्यू है, स्मोकर वैल्यू है, हमारे पास रीजन नॉर्थ ईस्ट आ गया है, रीजन नॉर्थ वेस्ट आ गया है, रीजन साउथ ईस्ट आ गया है, रीजन साउथ वेस्ट आ गया है। एंड इफ यू नोटिस इन चारों में से एक ही वैल्यू ट्रू होने वाली है, सारी वैल्यूज ट्रू नहीं होंगी। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर रो देखें सिर्फ एक ही ट्रू होगा, क्योंकि कोई भी जो यूजर है इन चार में से किसी एक रीजन में ही होगा, चारों के अंदर या दो के अंदर तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी इनमें से एक ही वैल्यू ट्रू होगी, विच इज दिस वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर रो। एंड टू ऑल्सो कन्वर्ट दीज बूलियन वैल्यूज इनटू इंटीजर, हम लास्ट में एक और ऑप्शन है जिसको यूज कर सकते हैं, विच इज डी टाइप इक्वल्स इंट। दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ओरिजिनल रीजन कॉलम को हटा दिया एंड यहाँ पर हम अपने 4 डिफरेंट कॉलम्स ले आए। अब ये जो फंक्शन है गेट डमीज, इसका मतलब है कि ये हमें डमी वेरिएबल्स रिटर्न कर रहा है। हमारा ओरिजिनल जो हमारे वेरिएबल्स थे वो हमारे रीजन वाले कॉलम के अंदर स्टोर्ड थे एंड अब जो हमारे पास ये 4 डिफरेंट कॉलम्स आए हैं इनको हम अपने डमी वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम चाहें तो अपने इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर दोबारा से अपने लीनियर रिग्रेशन को रन कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, लेट्स कॉपी द एंटायर थिंग। हम सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट स्टेप आ जाएगा। प्लस वी कैन कॉपी द कोड फॉर लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे पास इसी के अंदर कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा, उसके बाद मॉडल के अंदर हम प्रिडिक्ट कर देंगे फॉर आर एक्स टेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू आ जाएगी एंड उसके बाद वी कैन कैलकुलेट द आर स्क्वेयर्ड वैल्यू। आर स्क्वेयर्ड वैल्यू के लिए सिंपली यहाँ पर वी कैन प्रिंट द आर स्क्वेयर्ड वैल्यू एंड यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं अपना R2 स्कोर, विच इज गोइंग टू बी दिस R2 वैल्यू। तो दोबारा से रन करेंगे, इस बार लीनियर रिग्रेशन के अंदर R2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 78359। लास्ट टाइम हमारे पास आई थी 78113। अब नॉट अ वेरी बिग चेंज बट अ लिटिल बिट चेंज, तो थोड़ा सा चेंज आया है, जिसका मतलब है कि पहले भी हमारा मॉडल खराब प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, तो वन हॉट इनकोडिंग करके उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट डेफिनेटली वन हॉट इनकोडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें हमेशा अपने डेटा के ऊपर करनी चाहिए। अगर डेटा के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने मॉडल के अंदर एंटर करना ही करना चाहते हैं। अच्छा, जब हम ये वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ड्रॉप फर्स्ट को फॉल्स किया है। ड्रॉप फर्स्ट को फॉल्स करने का मतलब है कि हमारे लिए रीजन से 4 डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट होंगे। चारों कॉलम्स में से हमारा जो फर्स्ट कॉलम है हम उसको ड्रॉप नहीं करना चाहते, उसको हमने फॉल्स किया है। पर हमें एक कॉलम को ड्रॉप करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है मशीन लर्निंग के अंदर, विच इज़ कॉल्ड डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप ये कहता है कि कभी भी मशीन लर्निंग के अंदर अगर हमारे पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उस केस में वी हैव दिस सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड डमी वेरिएबल ट्रैप। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास यूजर्स का डेटा था, इसके अंदर सारे यूजर्स 4 ही रीजन से आ रहे थे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारे जो सारे के सारे यूजर्स हैं वो 3 ही रीजन से आ रहे हैं, रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर रीजन ए प्लस रीजन बी प्लस रीजन सी वैल्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम वन हॉट इनकोडिंग कर दें एंड उसके बाद अपने तीनों रीजन्स के लिए हमने अलग अलग कॉलम्स को क्रिएट कर लिया है, तो हमेशा उनका जो सम आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि जब इनमें से कोई भी एक 1 होगा तो बाकी दोनों जीरोज होंगे। अगर ये 1 है तो उस केस में ये दोनों जीरोज हैं। तो उस केस में क्या हो गया, हमारे पास एक इंडिविजुअल इक्वेजन क्रिएट हो गई। तो एक तो हमारे मॉडल के लिए ये इक्वेजन क्रिएट हो जाते हैं एंड उसके साथ में अज्यूम करें कि हमारे मॉडल के पास डेटा के अंदर यही 3 फीचर्स हैं। तो हमारी इक्वेजन कैसी दिखेगी, हमारी इक्वेजन दिखेगी h थीटा ऑफ x इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस इसको अगर हम कह दें x1 तो ये हो जाएगा थीटा 1 x1, इसको कह दें x2, इसको कह दें x3, तो ये इक्वेजन हो जाएगी थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3। तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेजन भी है एंड दिस इज द हाइपोथेसिस फंक्शन इक्वेजन जिसको हमारे मॉडल को सॉल्व करना है। अब बिकॉज हमारे 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स जो हैं ये हाईली कोरिलेटेड बन गए। कोरिलेटेड मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है जो एस्टैब्लिश्ड है। तो इस तरीके की जब हाई कोरिलेटेड सिचुएशन आती है तो इसको हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ मल्टी को लीनियरिटी। एंड इस तरीके की जब कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारे फीचर्स के इंटर रिलेटेड होने की वजह से, तो उस केस में हमारे मॉडल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करेक्ट कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करना।
तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से, मतलब इस तरीके के फीचर्स अगर हमारे डेटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनके आपस में कुछ रिलेशन है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मॉडल टू प्रिडिक्ट कि हमारे जो इंडिविजुअल फीचर्स हैं उनका हमारे ओवरऑल आउटपुट के ऊपर क्या इंडिविजुअल इफेक्ट आने वाला है। तो उसकी वजह से हो सकता है कई बार हमें काफ़ी सारे इन्फ्लेटेड एरर्स देखने को मिले। उसके साथ में हमारे पास हो सकता है सिचुएशन आ जाए ऑफ इनकरेक्ट या फिर अनस्टेबल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब जो हमारी थीटास की वैल्यूज हैं वो अनस्टेबल, इनकरेक्ट वैल्यूज हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी एक अपना फीचर है उसे हटा देते हैं डेटा से। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी भी एक फीचर से हटा दिया तब तो एक रीजन की जो वैल्यूज हैं वो हमारे डेटा से मिसिंग चली गई, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर हम किसी भी एक फीचर को डेटा से हटा देते हैं तब भी हमारे पास दोनों फीचर्स की वैल्यू बची है, और यहाँ पर कभी भी अगर 0 0 आ जाता है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इन दोनों फीचर्स के लिए अगर हमारे पास 0 वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली हमारा जो यूजर है वो हमारे थर्ड रीजन को बिलोंग करता है। मतलब अगर लेट्स सपोज हमने ए को हटाया तो बी के अंदर 0 है, सी के अंदर 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो यूजर है वो इस ए रीजन से बिलोंग करता है। सो दैट इज समथिंग विच इज इम्प्लिसिट इन द डेटा। उसको हमें अलग से रीजन ए की वैल्यू को कोड में रखकर अगर अलग एक सेपरेट कॉलम में रख के अपने मॉडल को बताने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज वाई वी यूज दिस ड्रॉप फर्स्ट। ड्रॉप फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को ट्रू मार्क कर देते हैं जिससे हमारा फर्स्ट कॉलम ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप फर्स्ट करने से जो मल्टीकोलिनियरिटी की जो सिचुएशन है, या इसको हम डमी वेरिएबल ट्रैप भी कहते हैं, इस सिचुएशन से हम बच जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू डू, चाहे हम इनकोडिंग करें चाहे हम इनकोडिंग नहीं करें। अगर हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं कुछ भी कैटेगोरिकल वैल्यूज के लिए तो वहां पर तो ड्रॉप फर्स्ट को हम जनरली ट्रू ही मार्क करते हैं। पर कभी भी लेट्स सपोज ऐसा डेटा हमारे पास आता है जहां पर ऑलरेडी वन हॉट इनकोडिंग हो रखी है, तो वहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो भी, अगर हमारे पास इस तरीके के रिलेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स आते हैं, तो वहां से हम एक फीचर को ड्रॉप कर देंगे। तो यहां पर लेट्स ट्राई विद ड्रॉप फर्स्ट ट्रू। इनफैक्ट यहाँ पे अपने x डॉट हेड की वैल्यू को एक बार प्रिंट करवाते हैं टू लुक एट द डेटा। तो अब हमारे पास रीजन्स में 3 ही रीजन का डेटा है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब यहाँ पर तीनों की वैल्यू कभी भी अगर 0 हो जाए, ऑल्दो यहाँ पे एग्जाम्पल अभी आया नहीं, इफ आई डू x डॉट सैम्पल एंड इसके अंदर लेट्स सपोज हम वैल्यू ऐड करें 10 के इक्वल, तो 10 वाले केस में जैसे ये पर्टिकुलर केस है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट 0 है, साउथ ईस्ट 0 है, साउथ वेस्ट 0 है, तो हमारे डेटा के अंदर इम्प्लिसिट है कि हमारा यूजर किसको बिलोंग करेगा, हमारा यूजर नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग। अब यहाँ पे दोबारा से एक बार अपने मॉडल को रन करते हैं एंड इस बार हमारे पास जो आर स्क्वायर्ड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दिस इज समथिंग जो कुछ कुछ डेटा सेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज लेकर आ सकते। तो डमी वेरिएबल ट्रैप से हमें हमेशा बचना होता है एंड इससे बचने का एक ही तरीका है, एंड व्हाट इज दैट वे? दैट वे इज टू रिमूव वन रिडंडेंट वेरिएबल। हमारा कोई भी एक रिडंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम टू सॉल्व। लेट्स सपोज हमारे पास हमारे डेटा के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज हम किसी कंपनी के अंदर काम करें इन द सेल्स डिपार्टमेंट एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज एन एआई इंजीनियर, और हमारे पास कंपनी के सेल्स का डेटा आता है वीकली डेटा। तो या तो वो सेल का डेटा हो सकता है या फिर वो हमारे यूजर्स का डेटा हो सकता है कि कौन से दिन हमने कौन से यूजर को कॉन्टैक्ट किया। पर बेसिकली हमारे पास ऐसा डेटा है जो 7 days ऑफ द वीक का डेटा है। अब इसके अंदर अभी ये जो डेटा हमें गिवन है ये वीक डे एक सिंगल कॉलम की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर हमें वन हॉट इनकोडिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू पॉज हियर एंड थिंक कि वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद ये जो सिंगल कॉलम वाला डेटा है इसके बाद में हमारे पास कितने डमी वेरिएबल्स रह जाएंगे। मतलब जब हम इस डेटा को इनकोड कर देंगे पूरे वीक वाले डेटा को, तो कितने कॉलम्स हमारे पास होंगे जिनके अंदर हमारे पास डमी वेरिएबल्स, अपने डमी फीचर्स की वैल्यूज होनी चाहिए टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू। तो यहाँ पर यू कैन पॉज एंड थिंक अबाउट इट। अगर डमी वेरिएबल ट्रैप का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है तो इसका आंसर बहुत ही आसान होना चाहिए, इनफैक्ट अभी तक आ भी जाना चाहिए आपके दिमाग में। तो इस तरीके से हमारा डमी वेरिएबल ट्रैप वर्क करता है। फीचर इंजीनियरिंग में द सेकंड थिंग दैट वी कैन डू इज क्रिएट यूजफुल डिराइव्ड फीचर्स। हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं जिनसे हम कुछ नए फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल होगा कि अभी हमने BMI की बात की। हमें पता है BMI की एक नॉर्मल फिक्स्ड रेंज होती है अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन डेटा। 18 से अराउंड 25 की जो रेंज होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर जनरली 18 से 25 की रेंज को हम कहते हैं दिस इज नॉर्मल रेंज। अगर लेस देन 18 है तो उस केस में हम कहेंगे अंडरवेट। अगर ग्रेटर देन 18 है तो उस केस में हम ओवरवेट कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी
तो इस तरीके से BMI रेंज के बेसिस पर हम एक नया फीचर बना सकते हैं जो डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारा यूजर है वो नॉर्मल है, अंडरवेट है या ओवरवेट है। तो इन तीनों वैल्यूज को हम 0, 1 एंड 2 के साथ डिनोट कर सकते हैं, या फिर इन तीनों के भी हम डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक फीचर था विच वॉज द BMI फीचर। इस फीचर से हमने डिराइव किया एक और नया फीचर जो हमारे यूजर के लिए कोई चीज बता रहा है। मतलब BMI वैल्यूज तो क्या है, रैंडम वैल्यूज होंगी वहां पर हमने एक नया फीचर बनाया जिसमें कैटेगरी वाइज हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा है जिसको हम स्टोर करा सकते हैं। सो दिस इज वन फीचर और दिस इज वन टाइप ऑफ फीचर इंजीनियरिंग दैट वी कैन डू विद आवर डेटा। इसके अलावा हम इंटरैक्शन फीचर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। इंटरैक्शन फीचर्स का मतलब है कि कभी कभी हमारे डेटा के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हैं जिनके हो सकता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब हमारे आउटपुट को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो वहां पर उन वैल्यूज को अपने डेटा में और हाईलाइट करने के लिए हम न्यू इंटरैक्शन फीचर्स को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास हमारा मेडिकल कॉस्ट का डेटा है। अब हम थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं कि जहां पर भी हमारे यूजर्स की एज हाई है प्लस उसके साथ में वो यूजर स्मोकर भी है, वहां पर जनरली हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा जाएगी ऐसे यूजर्स की। प्लस हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहां पर यूजर का BMI भी हाई है प्लस दे आर ऑल्सो अ स्मोकर, वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके के इनसाइट्स कई बार हम डेटा से ड्रॉ करते हैं एंड वहां पर हम इन दोनों फीचर्स को मर्ज कर सकते हैं टू क्रिएट एन इंटरैक्शन फीचर। तो ये दोनों फीचर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एंड इनका जो इंटरैक्शन है उसको हमने कंबाइन कर दिया अपने डेटा के अंदर। तो इंटरैक्शन फीचर्स को हम चाहें तो अपने डेटा पर क्रिएट भी कर सकते हैं। लेट्स वर्क विद इंटरैक्शन फीचर्स। तो इंटरैक्शन फीचर्स के अंदर अपना यही सेम डेटा ले लेते हैं एंड इसी सेम डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, एक और अपने नए फीचर को ऐड करेंगे। नए फीचर को ऐड करने के लिए आई कैन ऐड 1 एज अंडरस्कोर स्मोकर वैल्यू। तो उसके अंदर x ऑफ एज की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट्स सपोज x ऑफ स्मोकर वैल्यूज के साथ। तो हमने क्या किया, ये एक नया फीचर ऐड कर दिया जिसके अंदर अगर एज हाई होगी और स्मोकर स्टेटस भी येस होगा, मतलब 1 होगा, तो मतलब जो भी यूजर जिसकी एज हाई है प्लस जिनके स्मोकर के लिए भी वैल्यू येस आ रही है उनके लिए हमें पता है कि चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, एज स्मोकर की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है, उस फीचर की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो दैट विल इम्पैक्ट आवर मॉडल। सिमिलरली हम इसी तरीके का एक और फीचर क्रिएट कर सकते हैं विच कुड बी BMI स्मोकर। तो जिन यूजर्स का BMI हाई है प्लस दे आर ऑल्सो स्मोकर्स, वहाँ पर भी हमारे चार्जेस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फीचर्स हमारे मॉडल के लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो यहाँ पर एज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने x ऑफ स्मोकर के साथ। लेट्स डू दिस एंड अपने x डॉट हेड वैल्यू को देखते हैं। तो अब हमारा x डॉट हेड ऐसा दिखता है जिसके अंदर एज स्मोकर एंड BMI स्मोकर, हमारे पास 2 एडिशनल पैरामीटर्स आ गए हैं, 2 एडिशनल फीचर्स आ गए हैं। इसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो जहाँ पर स्मोकर स्टेटस 0 है वहाँ पर तो ये वैल्यू 0 इम्पैक्ट डाल रही है। मतलब अगर स्मोकर नहीं है तब हमारी एज का इम्पैक्ट क्या होगा, वो हमारा नॉर्मल एज वेरिएबल बता देगा। वहाँ पर हमारे BMI का क्या इम्पैक्ट होगा, वो हमारा नॉर्मल BMI वेरिएबल बता देगा, BMI फीचर बता देगा। पर जहाँ पर भी स्मोकर स्टेटस येस है वहाँ पर हम अपनी एज के इम्पैक्ट को अलग से देख रहे हैं। प्लस BMI इम्पैक्ट को यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं टू BMI। तो BMI इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लेट्स डू ऑल ऑफ दिस ट्रेनिंग फॉर आवर न्यू डेटा। हम दोबारा से अपनी डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, दोबारा से लीनियर रिग्रेशन मॉडल करेंगे एंड आर स्क्वायर्ड वैल्यू की वैल्यू देखेंगे। सो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0.8652। अब दिस इज डेफिनेटली अ गुड इंप्रूवमेंट फ्रॉम 7.8। लास्ट जो हमारी वैल्यू आई थी आर स्क्वायर्ड की दैट वाज 0.7835, अब आ रहा है 0.86। मतलब ये जो हमने वैल्यूज को ऐड किया है, ये जो हमने इंटरैक्शन फीचर्स को यूज़ किया है, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है अगर हम रियल लाइफ डेटा की बात करें तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं जहाँ एज हाई है, जहाँ स्मोकर स्टेटस भी है, जहाँ BMI भी हाई है, तो ऐसे यूजर्स के लिए डेफिनेटली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इन जनरल ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। आउटलायर्स हमेशा होते हैं पर इन जनरल ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ऐसे फीचर्स को क्रिएट करने से हम अपने मॉडल को हेल्प कर रहे हैं टू मेक बेटर प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पर वो मॉडल क्या कर पा रहा है, बेटर प्रेडिक्शंस कर पा रहा है।
पा रहा है. सो दिस इज हाउ वी इम्प्रूव आवर मॉडल विद इंटरैक्शन फीचर्स इन फीचर इंजीनियरिंग. उसके साथ में हमारे पास स्केलिंग न्यूमेरिक फीचर्स भी होता है. स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स की वैल्यू को इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि सारे फीचर्स ओवरऑल सिमिलर इफेक्ट डाले मॉडल के ऊपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्मोकर के लिए वैल्यू या तो 0 है या 1 है, या तो 0 है या 1 है. इसके साथ में अगर हमारे पास सारे यूजर्स की सैलरी भी होती तो सैलरी में तो वैल्यू लैक्स में भी हो सकती है, मल्टी लैक्स में भी हो सकती है, करोर्स में भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है सैलरी के अंदर. तो यहाँ पर तो वैल्यू होती 1 लाख, यहाँ पे लेट्स सपोज 10 लाख, यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 50 लाख, कुछ भी वैल्यू हो सकती थी. अब इस फीचर की वैल्यू सिर्फ 0 and 1 है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड इस फीचर की वैल्यूज लैक्स में जा रही है, 100K में जा रही है. तो ऐसे केसेस में हमारे डिफरेंट फीचर्स की डिफरेंट न्यूमेरिकल स्केल पे वैल्यूज हैं. तो ये जो बड़ी वैल्यूज हैं ये हमारे मॉडल को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि जनरली हमारी जो इनपुट फीचर्स का स्केल हो वो सिमिलर सा स्केल हो, ताकि कोई भी एक फीचर हमारे मॉडल को डोमिनेट ना करे. तो वहाँ पर हम अपनी न्यूमेरिक फीचर्स को स्केल करते हैं. स्केलिंग के 2 पॉपुलर तरीके हैं जिनको आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे. एक पॉपुलर तरीका होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, एंड दूसरा पॉपुलर तरीका होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. इनको हम आगे जाकर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो अभी के लिए दीज आर द 2 टर्म्स दैट वी कैन रिमेंबर. उसके साथ में हमारे पास फीचर सिलेक्शन भी होता है. फीचर सिलेक्शन का मतलब है कोई भी फीचर अगर हमें अननेसेसरी लग रहा है, कोई भी फीचर अगर हमें लग रहा है कि हमारे मॉडल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा. जैसे अगर हम स्टडी आवर्स के लिए, अगर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट के स्टडी आवर्स एंड स्कोर का डेटा है, तो वहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट का फेवरेट कलर अगर हमारे डेटा के अंदर है वो स्कोर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा. तो ऐसे केसेस के अंदर हम अपने फीचर्स को डिलीट कर सकते हैं, हम अपने फीचर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस में इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते. कुछ फीचर्स ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ फीचर्स बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ फीचर्स कुछ केसेस में नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं. तो ऐसे में जब भी हम मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं हमें बहुत सारा हिट एंड ट्रायल करना होता है टू एक्चुअली डू फीचर इंजीनियरिंग. इनफैक्ट सिर्फ फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है मशीन लर्निंग के अंदर जिसमें बहुत सारा हिट एंड ट्रायल इन्वॉल्व होता है. क्योंकि जब भी हम बहुत सारे डेटा के साथ डील कर रहे हैं, जब भी हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स के साथ डील कर रहे हैं, हम फुल एक्यूरेसी के साथ 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही चीज़ करने से हमारे मॉडल का आउटपुट इंप्रूव होगा या इतना इंप्रूव होगा. इस चीज़ की मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर एज सच कोई गारंटी नहीं होती. डेफिनेटली हम एक जनरलाइज चीज़ बोल सकते हैं कि जनरली इस चीज़ से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जनरली इस चीज़ से एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पर कभी भी श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हर डेटा डिफरेंट होता है, हर एल्गोरिथम का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है. तो इसीलिए हमें बहुत सारा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, हमें डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करनी पड़ती हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं टू एक्चुअली improve the model's performance. Next thing that we are going to learn about is one of the most important concepts in machine learning, which is overfit and underfit. सबसे पहले बात करते हैं ओवरफिटिंग का क्या मतलब होता है. कभी कभी लेट्स सपोज हमने अपने एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर लिया अपने डेटा के ऊपर, एंड वहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं. मतलब कभी भी अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि ट्रेनिंग के टाइम पर हमारा जो मॉडल है इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल, हो सकता है आगे जाकर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, एक्यूरेसी का क्या मतलब है, बट इन जनरल टर्म्स में अगर हमने इंग्लिश पढ़ी है तो जनरली हमें पता है एक्यूरेसी को हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे मॉडल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. तो लेट्स सपोज हमारे मॉडल के लिए इफ द एक्यूरेसी, द ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 95%, मतलब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है, एंड उसके बाद हम उसे अपने टेस्टिंग डेटा के ऊपर लेकर जाते हैं, एंड वहाँ पर वो जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है. मतलब हो सकता है टेस्टिंग डेटा पे 75%, 65% एक्यूरेसी आ जाए. तो इस केस में हम सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेनिंग डेटा के लिए तो मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर टेस्टिंग डेटा के लिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. तो इस तरीके की सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफिटिंग. फिट कहने का मतलब है, हम फिट को भी यूज़ करते हैं यहाँ पर मॉडल डॉट फिट की फॉर्म में. फिट कहने का मतलब होता है कि कितने अच्छे से हमारा एक्स एंड वाई वैल्यूज़ का जो रिलेशन है वो हमारा मॉडल रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, उसके लिए हाइपोथेसिस फंक्शन को फिगर आउट कर पा रहे हैं. तो ओवरफिट कहने का मतलब होता है कि कभी भी अगर हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर ट्रेन होने की बजाय उस ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करने लग जाता है, याद करने लग जाता है, उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की जगह वो ट्रेनिंग डेटा में किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट होना चाहिए उसको रिमेंबर कर लेता है, और फिर टेस्टिंग
टेस्टिंग डेटा के अंदर उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है, बिकॉज उसने तो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के लिए चीज़ों को मेमोराइज किया था, कोई एक्चुअल फंक्शन या कोई एक्चुअल अच्छा हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश नहीं किया था। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफिटिंग सिचुएशन। ओवरफिटिंग सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया है। कॉम्प्लेक्स मॉडल कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई कर्व है, या लेट मी ड्रॉ अ कर्व। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारी कोई x की वैल्यू है, ये हमारी कोई y की वैल्यू है। एंड अभी सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का नहीं, इन जनरल किसी भी मॉडल को हम एग्जांपल ले रहे हैं। मॉडल का एग्जांपल लेने का मतलब है लीनियर रिग्रेशन में तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, पर हमारे पास मल्टीपल और मॉडल्स भी होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल मॉडल्स होते हैं, जहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का या कुछ इस तरीके का कोई भी डिफरेंट तरीके का कर्व आ सकता है। तो लेट्स सपोज हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, हमारे डेटा के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पर लॉजिकली हमारे मॉडल को क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए? लॉजिकली हमारे मॉडल को कुछ इस तरीके की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी चाहिए कि हमारा मॉडल कैसा हो, हमारा मॉडल कुछ ऐसा हो कि इस तरीके का एक कर्व उसने प्रेडिक्ट कर लिया जिसके आसपास सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये तो होता नॉर्मल फिट, मतलब अच्छा मॉडल। पर उसने क्या किया, हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स बन गया, ओवरफिट कर गया ट्रेनिंग डेटा पर। इफ दिस इज द ट्रेनिंग डेटा, तो हमारे मॉडल ने कुछ ऐसा प्रेडिक्शन दे दिया जहां पर इट्स ट्राइंग टू पास थ्रू ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स इन द डेटा, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके को हम कहेंगे, इस तरीके के मॉडल को हम कहेंगे एक ओवरफिट मॉडल जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एंड इस मॉडल के कॉम्प्लेक्स होने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें, अगर हमारा मॉडल, अगर हमारा कर्व ट्रेनिंग डेटा के हर एक सिंगल रो, हर एक सिंगल डेटा पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हमारा जो जे थीटा है दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि हर एक सिंगल पॉइंट से अगर हमारा कर्व पास करेगा तो एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। तो उस केस में हमारी जो ओवरऑल एरर आएगा, हमारे जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0। बट दिस इज नॉट नेसेसरीली अ गुड केस, नॉट नेसेसरीली अ गुड केस। वाई? बिकॉज यहाँ एरर तो 0 आ गया। मतलब ट्रेनिंग डेटा को अगर हम सिर्फ देखें, ट्रेनिंग डेटा की परफॉर्मेंस पे अपने एरर को देखें, अपने कॉस्ट फंक्शन को देखें, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, हमारा मॉडल तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन कर रहा है, हमारे मॉडल ने तो एरर भी 0 दे दिया, हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर एक्चुअलिटी में ऐसे मॉडल को जब हम टेस्टिंग डेटा के ऊपर या रियल डेटा के ऊपर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो इसीलिए कॉस्ट फंक्शन का 0 आना इज नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग फॉर एवरी मॉडल। एंड ऐसा जो मॉडल होता है उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर लो बायस है बट हाई वेरिएंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आप रिमेंबर कर सकते हैं। हमारे मॉडल जो ओवरफिट हो रहा है उसके अंदर लो बायस है एंड हाई वेरिएंस है। अब दिस बायस इज नॉट द थीटा नॉट बायस। हमारा जो इंटरसेप्ट वैल्यू को मैंने आपको बताया था, इसको दूसरा नाम हम बायस भी देते हैं। दिस इज नॉट दैट बायस। इस बायस का यहाँ पे दूसरा मतलब है। बायस का यहाँ पर मतलब है, बायस बेसिकली मीन्स एरर फ्रॉम रॉन्ग अजम्पशंस, कि हमारे मॉडल ने जितने रॉन्ग अजम्पशंस किए होंगे, रॉन्ग अजम्पशन करेगा तो रॉन्ग प्रेडिक्शन आएगा, तो हमारा एरर आएगा। एंड एरर अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब है बायस बढ़ेगी। पर यहाँ पर तो क्या होता है, ओवरफिट के केस में क्या होता है, हमारा मॉडल रॉन्ग अजम्पशंस करता ही नहीं, हमारा मॉडल तो इतने बढ़िया अजम्पशंस करता है कि आउटलायर्स के थ्रू भी पास करेगा। मतलब यहाँ पर अगर इस डेटा के अंदर लेट्स सपोज यहाँ से भी कोई आउटलायर वैल्यू जा रही होती, तो एक ओवरफिट मॉडल हो सकता है यहाँ से पास करते हुए इस डेटा के थ्रू फिर जाकर अपना कर्व बनाता। तो हमारा ओवरफिट मॉडल कई सारे केसेस में आउटलायर्स के थ्रू भी पास करता है। तो ट्रेनिंग डेटा के लिए वो रॉन्ग अजम्पशंस करता ही नहीं, ट्रेनिंग डेटा के लिए सारे अजम्पशंस राइट करता है, क्योंकि वो मेमोराइज कर लेता है एक तरीके से उस डेटा को। तो ओवरफिट के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लो बायस होता है। जनरली हाई बायस हमें अंडरफिट के केस में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। प्लस ओवरफिट के केस में हमें हाई वेरियंस देखने को मिलती है। हाई वेरियंस का मतलब, यहाँ पर वेरियंस का मतलब है sensitivity to small data changes। सेंसिटिविटी टू स्मॉल डेटा चेंजेस कहने का मतलब है कि अगर मैं ट्रेनिंग डेटा के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी हम डेटा चेंज कर दें तो हमारा मॉडल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अभी ये मॉडल है, एग्जाम्पल के लिए हमने इस मॉडल को लिया है। अब यहाँ पर इफ़ आई ऐड 2 न्यू डेटा पॉइंट्स हेयर, जनरली हमारा जो येलो वाला मॉडल है, जो हमारा एक्चुअल मॉडल होना चाहिए, जो एक अच्छा मॉडल होना चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो जनरल डेटा है वो वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। पर हमारा जो ओवरफिट वाला मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। जैसे ओवरफिट वाले मॉडल के केस में
वो अब क्या करेगा, वो हो सकता है अब इन आउटलायर्स के थ्रू भी पास करने की कोशिश करे, जिससे हमारे मॉडल का कर्व काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस का मतलब होता है कि डेटा के अंदर अगर हम कोई छोटे मोटे चेंजेस भी करें तो उससे हमारा ओवरऑल मॉडल जैसा निकल कर आ रहा है, जो हमारे हाइपोथेसिस फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जो हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ रही है, उसके अंदर काफ़ी वेरिएंस आ रहा है, वो काफ़ी वेरी कर जा रही है। तो इस केस को हम कहते हैं हाई वेरिएंस। तो ओवरफिट मॉडल्स का हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विच इज दैट ओवरफिट मॉडल्स आर लो बायस हाई वेरिएंस मॉडल्स। तो जब भी हमारा मॉडल ओवरफिट होता है उसके अंदर जनरली ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी हाई रहती है, टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी काफ़ी लो होती है, एंड उसको हम एक लो बायस हाई वेरिएंस मॉडल कहते हैं। एंड इसी का ऑपोजिट हमारे पास होता है अंडरफिटिंग मॉडल। अंडरफिटिंग मॉडल होता है बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे ओवरफिट के केस में हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अंडरफिट के केस में हमारा मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि वो अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा। जैसे अगर हम सेम एग्जाम्पल लें, इफ़ आई हैव द सेम एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़, आई हैव माई एक्स वैल्यूज़, माई वाई वैल्यूज़, एंड इस तरीके के कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल मॉडल तो कुछ ऐसा कर्व प्रिडिक्ट करेगा, और अगर कोई ऐसा मॉडल होगा जो बहुत ज़्यादा अंडरफिटिंग मॉडल होगा तो वो मॉडल क्या देगा, बहुत सिंपल कर्व देगा। सिंपल कर्व मतलब हो सकता है वो कुछ इस तरीके का कर्व दे दे जो मेजॉरिटी डेटा वाले पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली क्या होता है, ऐसे केसेस में हमारा जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी होती है वो भी लो होती है। जैसे हो सकता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो 70% एंड हमारी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो है 65%। तो दोनों की दोनों जो एक्यूरेसीज हैं वो लो आती हैं। तो ट्रेनिंग में भी ऐसे मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होती है और टेस्टिंग के अंदर भी मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होती है। इट्स वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई कि अंडरफिटिंग मॉडल्स क्या हैं। जब हमारी ट्रेनिंग के अंदर ही खराब एक्यूरेसी आ रही है, खराब परफॉर्मेंस आ रही है, तो टेस्टिंग के अंदर जनरली खराब परफॉर्मेंस ही आती है। जबकि ओवरफिट के केस में कई बार ट्रेनिंग डेटा के अंदर अगर बहुत हाई एक्यूरेसी आ जाए तो हमें सिर्फ उस हाई एक्यूरेसी को देखकर खुश नहीं होता, हमें टेस्टिंग की भी एक्यूरेसी को एनालाइज करना होता है। तो अंडरफिटिंग मॉडल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अंडरफिटिंग मॉडल के अंदर हमारे पास हाई बायस होता है। अंडरफिटिंग मॉडल्स में हाई बायस होता है एंड लो वेरिएंस होता है। हाई बायस कहने का मतलब है वंस अगेन एरर्स फ्रॉम रॉन्ग अजम्पशंस। तो जब भी अंडरफिटिंग का केस होता है जनरली हम कुछ रॉन्ग अजम्पशंस ले लेते हैं। रॉन्ग अजम्पशंस कहने का मतलब है अजम्पशंस, हम जब भी कोई मॉडल यूज करते हैं हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें हम कुछ अज्यूम नहीं करते। जैसे अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन को जब हम यूज कर रहे हैं एज अ मॉडल तो उसके अंदर हमने अजम्पशन लिया है कि हमारा जो डेटा का रिलेशन है, हमारे इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स का जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है। ये हमारी अंडरलाइंग अजम्पशन है, तभी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। पर अगर ये अंडरलाइंग अजम्पशन ना हो ट्रू, मतलब हमारे फीचर्स और हमारे आउटपुट का लीनियर रिलेशन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता हो, x की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड y की वैल्यूज हैं हमारे पास 2 4 9 16 एंड 25। अब हमें क्लियरली पता है कि हमारा रिलेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इस तरीके का कुछ रिलेशन होना चाहिए, विच इज़ नॉट लीनियर रिलेशन। पर इस तरीके के डेटा पर अगर हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं तो लीनियर रिग्रेशन एक कंपैरेटिवली सिंपलर मॉडल हमें देगा, जिसकी वजह से हमारे डेटा के अंदर हाई बायस आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारी ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारी हाई बायस का केस। तो ऐसे ही अजम्पशन बहुत सारे मॉडल्स में होते हैं। जैसे नाइव बेस को हम यूज़ करेंगे, आगे जाके नाइव बेस को पढ़ेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमने बेस थ्योरम पढ़ी थी। तो नाइव बेस के अंदर एक अंडरलाइंग अजम्पशन होता है कि हमारे जो फीचर्स होंगे दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके के अजम्पशंस हर एक सिंगल मॉडल के अंदर होते हैं एंड हर कुछ ना कुछ अजम्पशन से अगर वो एग्जैक्टली डेटा के ऊपर फिट नहीं करती तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ एरर है जो इमर्ज करता है। जहां पर भी ये एरर बहुत ज्यादा आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई बायस होता है, वहां पर हम कहते हैं कि हमारी अंडर फिटिंग की कंडीशन आ रही है। प्लस वी ऑल्सो हैव लो वेरिएंस। लो वेरिएंस कहने का मतलब यहां पर ये है, लो वेरिएंस इज बेसिकली, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सेंसिटिविटी टू स्मॉल डेटा चेंजेस। बेसिकली हमारा मॉडल इतना सिंपल है, जैसे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए आइडियल मॉडल तो कुछ ऐसा होना चाहिए, पर हमारा मॉडल इतना सिंपल है कि डेटा में अगर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे, जैसे डेटा में लेट्स सपोज हमने यहाँ कुछ डेटा ऐड कर दिया, हमने यहाँ पर भी कुछ डेटा ऐड कर दिया, यहाँ भी डेटा ऐड कर दिया, तो हमारी लाइन क्या होगी, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब इवन दो हमने अपनी डेटा के अंदर चेंजेस कर दिए फिर भी हमारा जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आउटपुट हमें रिटर्न करके देगा। तो इवन दो वो
आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट ऑलरेडी गलत दे रहा है, ऐसा नहीं है आउटपुट वो सही दे रहा है। डेटा के अंदर चेंजेस करने से पहले भी आउटपुट गलत ही दे रहा है, डेटा के अंदर चेंजेस करने के बाद भी आउटपुट गलत ही दे रहा है, पर उसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा, गलत आउटपुट दे रहा है पर दे वैसे ही आउटपुट रहा है। तो हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता डिपेंडिंग अपॉन हम डेटा के अंदर क्या स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर लो वेरिएंस है, चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा। अब कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी अंडर फिटिंग की, कि वहाँ पर मॉडल की हाई बायस और हाई वेरिएंस होती है, और ऐसे आर्टिकल्स के अंदर आपको रीजन बताया जाता है कि हाई बायस हाई वेरिएंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग एक्यूरेसी कम थी तो वहाँ पे हाई वेरिएंस थी, तो यहाँ भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम है तो यहाँ भी हाई वेरिएंस होना चाहिए, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। टेस्टिंग एक्यूरेसी कम और वेरिएंस के कम या ज़्यादा होने का कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ पर वेरिएंस कम है वहाँ पे भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम हो सकती है, जहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है वहाँ भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम हो सकती है। वेरिएंस का मतलब होता है सेंसिटिविटी टू स्मॉल चेंजेस। अगर हमारा मॉडल ऑलरेडी खराब है और फिर हम अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं और फिर भी वो खराब ही रहता है पर मॉडल ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो वहाँ हम कहते हैं कि हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी तो कम है ही, क्योंकि वो मॉडल ऑलरेडी बहुत खराब है, पर वहाँ पर मॉडल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमारे पास लो वेरिएंस है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन जिसको हम याद रख सकते हैं, और ये कई जगह ऑनलाइन आर्टिकल्स के अंदर गलत बताया जाता है, बिकॉज दीज पीपल दे कंफ्यूज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट वेरिएंस इज सपोज टू बी एंड व्हाट द टेस्टिंग एक्यूरेसी इज सपोज टू बी। टेस्टिंग एक्यूरेसी से वेरिएंस हाई या लो नहीं होती, वेरिएंस है सेंसिटिविटी टू स्मॉल चेंजेस इन द डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। तो जब भी अगर इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन करे तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों हाई बायस है और क्यों लो वेरिएंस है। तो अंडर फिटिंग के केसेस में जनरली हमारा जो मॉडल होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है और हमारे पास हाई बायस आती है, लो वेरिएंस आती है। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं अंडर फिटिंग के? इंडिकेटर्स में हम एक्यूरेसी देख सकते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे भी खराब परफॉर्मेंस देगा हमारा मॉडल एंड टेस्टिंग डेटा पर भी हमारा मॉडल खराब परफॉर्मेंस देने वाला है। अब ये तो हमने बात कर ली कि अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग मॉडल क्या होता है, पर हमें किस तरीके का मॉडल चाहिए होता है। जनरली जब हम मॉडल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर मॉडल के अंदर लो बायस होनी चाहिए और लो वेरिएंस होनी चाहिए, लो बायस एंड लो वेरिएंस। लो बायस मतलब हमारे मॉडल के अंदर हम कुछ बहुत ज़्यादा गलत असम्पशंस भी नहीं ले रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरर फ्रॉम रॉन्ग असम्पशंस आ जाए, एंड बहुत ज़्यादा हमारा मॉडल ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा और डेटा ऐड कर दिया होता तो मॉडल बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाता। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक प्रेडिक्शंस है जो हमारा मॉडल दे रहा है। सो दिस इज़ आर डिजायर्ड आउटपुट। बट जनरली रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम बायस को जैसे ही डिक्रीज करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएंस बढ़ जाता है, जनरली ऐसा होता है। और अगर हम वेरिएंस को थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो बायस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं, पर हमें इन दोनों का बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी होती है। हमें एक ऐसा अप्रोप्रिएट पॉइंट, हमें ऐसा एक मिडिल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी होती है बीच में, जहां पर हमारी बायस भी लो हो जाए थोड़ी सी, जितनी लो हो सकती है, जहां पर हमारी वेरिएंस भी लो हो जाए, एंड वहां पर उस मॉडल को, इस तरीके के मॉडल को हम अपना ऑप्टिमल मॉडल कहते हैं। एंड यही एक्चुअली मॉडल होता है जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे मॉडल के अंदर ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है और हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज कि अगर हमारा मॉडल अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग है तो उसे हमें फिक्स कैसे करना है। तो अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग मॉडल्स के ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं कि हमारे मॉडल कैसे दिखते हैं, किस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं। जनरली अंडर फिटिंग के केस में हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अंडर फिटिंग मॉडल्स के केस में हमारा जो बायस होता है दैट बायस इज हाई। वी बेसिकली हैव हाई बायस इन केस ऑफ अंडर फिटिंग मॉडल। जबकि ओवर फिटिंग मॉडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमारी वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ओवर फिटिंग मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे हमारा मॉडल ही वेरी कर जाएगा, इसलिए वेरिएंस हाई है। अंडर फिटिंग मॉडल में हमने पहले ही बहुत ज़्यादा सिंपल अजम्पशन ले लिया है तो हमारे एक्चुअल डेटा को वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता, तो उस केस में एरर बहुत ज़्यादा आता है, रॉन्ग अजम्पशंस वाला, और उस केस में हम कहते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर बायस बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब भी हम कहते हैं मॉडल के अंदर हाई बायस है, अंडर फिटिंग का केस है। जब भी हम कहते हैं मॉडल के अंदर हाई वेरिएंस है, हमारा ओवर फिटिंग का जनरली केस होता है। और हमें क्या चाहिए होता है? हमारे लिए डिजायरेबल स्टेट होती है लो बायस एंड लो वेरिएंस, पर वो इन थ्योरी या इन प्रैक्टिकल अचीव करना उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब हम जनरली मॉडल्स के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं तो वेरिएंस बढ़ने लग जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करते हैं तो बायस बढ़ने लग जाती है। तो इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ।
यानी हमें एक तरीके से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ता है कि हमारी वेरिएंस भी ठीक रहे, हमारी बायस भी ठीक रहे। डेफिनेटली हम अपनी बायस को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि बायस को जीरो किया तो वेरिएंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो हमें एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ता है जहां पर भी हमारी बायस भी ठीक ठाक है, हमारी वेरिएंस भी ठीक ठाक है, दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग कैटेगरी में हम कहीं आ रहे हैं। तो ये अगर अंडर फिटिंग कैटेगरी है, ये अगर ओवर फिटिंग कैटेगरी है, तो हमें यहाँ पर कहीं मिडिल के अंदर आकर सेटल होना है। सो दिस इज व्हाट द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इज। तो हम किस तरीके से फिक्स करते हैं अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग की कंडीशंस को? इनके जो फिक्सेस हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अगर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की, इफ आई टॉक अबाउट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कि हमारा मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सबसे सिंपल मॉडल तो होता है लीनियर रिग्रेशन, कि हम क्या करें, एक लीनियर रिलेशन दिखा दें। लीनियर रिलेशन कहने का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स टाइप का रिलेशन हो जाए, इसका एक लेवल अप हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का रिलेशन हो जाए, कोई पॉलिनोमियल रिलेशन हो जाए। एंड उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडल्स के लिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि अंडर फिटिंग के केस में हमारा मॉडल ऑलरेडी बहुत सिंपल है, तो यहां पर तो हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पे अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को हम इंक्रीज करेंगे, जबकि ओवर फिटिंग वाले केस के अंदर हम अपनी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने का क्या मतलब है, वो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। या तो हम कंप्लीटली मॉडल को ही चेंज कर सकते हैं, या फिर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, लेट्स सपोज किसी भी मॉडल के अंदर, जैसे अगर हम सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का भी एग्जांपल ले, तो लीनियर रिग्रेशन में एक तो है कि हमारा मॉडल कह रहा है थीटा नॉट प्लस थीटा 1x, एक है हमारा मॉडल कह रहा है सिर्फ थीटा नॉट, एक है हमारा मॉडल कह रहा है थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। तो डेफिनेटली दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल। थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई तो ये मॉडल आ गया, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई तो ये मॉडल आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स मॉडल के अंदर बढ़ते हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अंडर फिटिंग के केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स। ये हैश सिंबल को मैं नंबर के लिए यूज कर रही हूँ, नंबर ऑफ लेयर्स को हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने के। एंड इसी का ऑपोजिट हमें ओवर फिटिंग के केस में करना होता है। ओवर फिटिंग में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिक्रीज करेंगे। हमारे पास जितने भी, अगर न्यूरल नेटवर्क्स का केस ले रहे हैं तो न्यूरॉन्स हैं, उनको हम डिक्रीज करेंगे, लेयर्स को हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को, बेसिकली अपने मॉडल को हमें सिंपल बनाने की कोशिश करनी होती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिक्सेस फॉर अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग केस। तो एक तो हमारा ये फिक्स हो गया, उसके साथ में हमारे पास एक और फिक्स होता है विच इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर रेगुलराइजेशन इज अ टेक्निक जिसको हम ओवर फिटिंग को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो अपने मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ हम रेगुलराइजेशन टेक्निक को यूज करेंगे, जिसके अंदर पॉपुलर हमारी L1 L2 रेगुलराइजेशन होती है। इसको अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं इनके मतलब। तो हम क्या करेंगे, रेगुलराइजेशन को जब इंक्रीज करते हैं तो वो ओवर फिटिंग को सॉल्व करता है, एंड रेगुलराइजेशन को जब हम डिक्रीज करेंगे तो वो हमारे अंडर फिटिंग के केस को सॉल्व कर रहा होगा। उसके साथ में वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नंबर ऑफ फीचर्स। हमारी जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं, नंबर ऑफ फीचर्स को अगर हम इंक्रीज करें तो वो अंडर फिटिंग को हेल्प करेगा। अंडर फिटिंग को क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे मॉडल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फीचर इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स, जबकि नंबर ऑफ फीचर्स को हम डिक्रीज करना चाहते हैं अपने ओवर फिटिंग वाले केसेस के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉपुलर सॉल्यूशन। उसके साथ में हम चाहें तो कुछ कुछ केसेस के अंदर डेटा भी हेल्प करता है। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब मॉडल के पास डेटा ही बहुत कम होता है, तो अंडर फिटिंग मॉडल के केसेस में डेटा डज नॉट हेल्प। मतलब अगर हमारा मॉडल ही बहुत सिंपल है तो चाहे आप डेटा को, मतलब हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसको चाहे कितना भी हम बढ़ा दें, हमारा मॉडल जनरली बहुत बेटर परफॉर्म करने नहीं लगेगा। तो कभी भी अगर अंडर फिटिंग का केस आता है, मतलब ट्रेनिंग डेटा के अंदर अच्छी एक्यूरेसी आ रही है पर टेस्टिंग डेटा के अंदर अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो वहां पर ज़्यादा डेटा और बड़ा डेटा ऐड करने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वहां पर हमें अपने मॉडल के साथ ही कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जबकि ओवर फिटिंग के केसेस में और डेटा ऐड करने से हेल्प होती है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होगा यहाँ पर और डेटा ऐड करना डज हेल्प, दिस इज डज।
क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम और डेटा ऐड करेंगे अपने मॉडल के लिए तो हमारे मॉडल को और ज़्यादा वैरायटी का डेटा दिखेगा, तो जैसे जैसे ये डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो वेरिएंस है वो डिक्रीज होगी। सो दीज आर द कॉमन फिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपने डेटा के अंदर अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग के साथ डील कर रहे होते हैं। ये हमारे अंडर फिटिंग वाले फिक्सेस हैं, ये हमारे ओवर फिटिंग वाले फिक्सेस हैं। अब लेट्स ऑल्सो एनालाइज फॉर आर पर्टिकुलर डेटा सेट कि हमारा डेटा सेट अभी अंडर फिटिंग डेटा सेट है या ओवर फिटिंग के केस में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक ठीक ठाक मॉडल क्रिएट कर दिया हो। तो लेट्स एनालाइज फॉर अंडर फिट एंड ओवर फिट। अंडर फिट के केस में क्या होगा, अब अभी के लिए हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है, नहीं तो अंडर फिट के केस के लिए हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर लेते, उसको कैलकुलेट करना हम आगे सीखेंगे। हम यहाँ पर अंडर फिट ओवर फिट चेक करने के लिए अपनी आर स्क्वायर्ड वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी आर स्क्वायर्ड वैल्यू फॉर द ट्रेनिंग डेटा इज लो एंड आर स्क्वायर्ड वैल्यू फॉर द टेस्टिंग डेटा इज ऑल्सो लो, तो ये कौन सा केस हो गया, ये हमारा अंडर फिट का केस हो गया। मतलब ट्रेनिंग के अंदर भी खराब परफॉर्मेंस है और टेस्टिंग के अंदर भी खराब परफॉर्मेंस है। एंड इसी का ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, पर लेट्स सपोज आर स्क्वायर्ड वैल्यू ट्रेनिंग डेटा के लिए तो काफ़ी हाई आ रही है एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है। जनरली डेटा के अंदर ये होता है कि ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी होती है, ट्रेनिंग की जो हमारी आर स्क्वायर्ड वैल्यू होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर होती है एज कम्पेयर टू द ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी और द ट्रेनिंग डेटा आर स्क्वायर्ड वैल्यू। वाई? बिकॉज हमारा मॉडल ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेन हुआ है, तो ट्रेनिंग डेटा को उस मॉडल ने काफ़ी अच्छे से समझा है, तो वहाँ पर जनरल केसेस के अंदर जो एक्यूरेसी होगी वो थोड़ी सी बेटर ही होगी, ऑप्टिमल मॉडल के लिए थोड़ी सी बेटर ही होगी एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। अब कुछ कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पर टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। जनरली ऐसे केसेस जब हमारे पास डेटा बहुत कम होता है, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा मिलियंस का डेटा सेट नहीं है, कुछ हज़ार वैल्यूज़ हैं, बहुत थोड़ा सा डेटा है, उन केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी थोड़ी सी हायर आ जाए एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग डेटा, तो वो सब चलता है। पर जनरली जब भी हम बड़े मॉडल्स के साथ, बड़े डेटा सेट के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर ही हम याद रख सकते हैं कि जनरली ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी अच्छे मॉडल के लिए भी थोड़ी सी हायर होती है एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। पर जब ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या ट्रेनिंग डेटा की आर स्क्वायर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाए एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा आर स्क्वायर्ड वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे अपना ओवरफिट का केस। तो लेट्स एनालाइज, अपने डेटा के लिए एनालाइज करने के लिए एक तो हमें आर स्क्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर ट्रेनिंग डेटा एंड आर स्क्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा की आर स्क्वायर्ड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ट्रेनिंग डेटा के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम इसी मॉडल को यूज़ करेंगे जिस मॉडल के अंदर हमने इंटरैक्शन फीचर्स को यूज़ किया था, जिस मॉडल में हमारी टेस्टिंग की एक्यूरेसी 0.86 आ रही थी। तो ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले तो हमें अपने वाई ट्रेनिंग डेटा के प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एंड इसके अंदर अपने ट्रेनिंग डेटा को हम पास करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग डेटा के लिए हमारे पास प्रेडिक्शंस आ जाएंगी और R2 ट्रेन की वैल्यू इज इक्वल टू R2 स्कोर, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक्चुअल वैल्यूज़ को पास किया था, तो एक्चुअल वैल्यूज़ हो गई हमारे लिए वाई ट्रेन एंड फिर प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को पास किया था, तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हमारे पास हो गई ये। तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के लिए वैल्यू आ गई, टेस्टिंग डेटा के लिए वैल्यूज़ आ गई। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा R2 is going to be this value and this will be R2 train and testing data R2 will be this value, normal R2। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है। ट्रेनिंग डेटा के लिए वी हैव वैल्यूज 0.834, टेस्टिंग डेटा के लिए वी हैव वैल्यूज 0.865। अब दिस इज नॉट वेरी अनयूजुअल, जनरली मैंने बताया था ट्रेनिंग डेटा के लिए थोड़ा सा हायर होता है, इस केस में ऑपोजिट आ रहा है, पर ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये वैल्यूज पास पास हैं और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एंड हमारी आर स्क्वायर्ड वैल्यू का ट्रेनिंग डेटा के लिए 0.83 आना, टेस्टिंग डेटा के लिए 0.86 आना इज नॉट बैड परफॉर्मेंस। दिस इज कंसिडरेबली गुड परफॉर्मेंस फॉर आर लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि फ्रैंकली हमारे डेटा का साइज कुछ बहुत अच्छा नहीं था। अगर हम अपने डेटा को देखें तो इंश्योरेंस डेटा का अगर हम शेप देखना चाहें तो हमारे पास 1300 वैल्यूज़ ही थी, तो 1300 वैल्यूज़ हमारे पास हैं जिसके ऊपर हम डेटा को ट्रेन भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग डेटा का साइज़ है वो बहुत छोटा है, मतलब 20% ऑफ दीज वैल्यूज़ आर बीइंग यूज्ड इन टेस्टिंग डेटा, मतलब 300 के आसपास या 250-300 वैल्यूज़ हैं जो यूज़ हो रही होंगी, तो वो बहुत छोटा डेटा होता है टेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत भी वैल्यूज़ अगर चेंज हो रही हैं तो टेस्टिंग डेटा के अंदर एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस आ सकती है। बट इन दोनों वैल्यूज़ को एनालाइज करके हमें ये पता चलता है
कि ना हमारा मॉडल अभी अंडर फिट है, ना हमारा मॉडल अभी ओवर फिट है, ना ये अंडर फिट की कैटेगरी में आ रहा है, ना ये ओवर फिट की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब एक ठीक ठाक मॉडल है जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड ये जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है, दिस इज ओनली ड्यू टू द फैक्ट या तो हमारा डेटा नॉइजी है या फिर हमारा डेटा सेट जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल है। तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड हमारे प्रैक्टिकल डेटा सेट के लिए काफी ठीक परफॉर्मेंस है, जिसके साथ अब हम आगे बढ़ सकते हैं।